अब जिसको हमने मां कहा वो दर दर की ठोकरें खा रही है, तो फिर हमारी जिंदगी भी वैसी हो गई है। गाय की पूंछ पकड़ लो, बैतरणी पार कर जाओगे। वो बैतरणी तो पता नहीं पार होगी कि नहीं, लेकिन ये जीवन सहजता से निकल जाए, इसकी गारंटी गोमाता के बिहार पे मैं दे सकता हूं। आप गौकास्ट आपने बनाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करते हैं, उसकी शेप साइज कैसी होती है, कितना उसका प्रोडक्शन है और कैसे जो कॉमन पीपल है आप तक एक्सेस कर सकता है, वो मिल जाए। वो तो गोकास्ट है जो जनरली सब गौशालाएं बनाती हैं, उससे एक अपर ग्रेड का हमने बनाया गोमय समिधा। गोमय का मतलब गोबर, संस्कृत में गोमय गोबर कहते हैं, और समिधा का मतलब इतनी पवित्र लकड़ी जो यज्ञ में काम आती है। समिधाएं डलती यज्ञ में, तो इसको हमने नाम दिया और पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया भारत सरकार में। गवर्नमेंट गजट में पब्लिश हो चुका है और बहुत जल्दी इसका पेटेंट भी आने वाला है। एक रियल में जो इनोवेटिव जो आइडिया, इनोवेशन जिसको कहा गया, सरकार के स्तर पर आपको कितना सपोर्ट किया जा रहा है और आगे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? तो मैंने इसके लिए 51 पंचकुंडी यज्ञों का संकल्प लिया और 45 पंचकुंडी यज्ञ जयपुर में अलग अलग कम्युनिटीज में करवा चुका। वो भी सब निःशुल्क होते हैं, क्योंकि सनातन सिर्फ पीढ़ियों से जो आता गया है उसको चेंज करना इतना सहज भी नहीं है। प्रयास मैंने किए तो ठाकुर जी की कृपा से सरकारी तंत्र पे खूब फायदा मिला। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? गोमाता के गव्य अमूल्य है, हमने बेचने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा, बट बिना इकोनॉमिकल सर्कुलर के कोई चीज चलती भी नहीं है। COW, सेंटर ऑफ वेलफेयर, कल्याण का केंद्र है ये गाय। कि गाय जीव नहीं जीवन है, और गाय प्राणी नहीं प्राण है हमारी संस्कृति का, हमारे आधार का। नमस्कार दोस्तों, ये है डिटॉक्स और मैं हूं आपका होस्ट दिनकर शर्मा। दोस्तों, डिटॉक्स में आज हम बात करेंगे बड़ी साधारण सी, और ऐसी साधारण बात और एक ऐसा साधारण एनिमल जिसको आप सब जानते हैं। जी हाँ, वो है गाय, काऊ। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें गाय का महत्व आप सब जानते ही हैं। ये बताने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती, लेकिन हमारी जो सोसाइटी का जो रियल फेस है वो गाय के बारे में बड़े कड़वे शब्दों में मैं कह रहा हूं, बड़ा दोगले तरह का है। आज जहां भी देखो आपको सड़कों पर बहुत सारी गाय घूमते मिलेंगी। गाय को रोटी खिलाई, गाय को चारा खिलाई, और फिर वो गाय सड़क पे घूमती रहती है, एक्सीडेंट में मर भी सकती है। जो समाज गाय को माता कहता है, गाय की पूजा करता है, और ये भी कहता है कि अंतिम समय में गाय की पूंछ अगर पकड़ लें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, उसका व्यवहार गाय के प्रति इतना दोगला कैसे हो सकता है? आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि ये टॉपिक मैंने क्यों लिया। टॉपिक इसलिए लिया है कि गाय का एक जो पक्ष है, कई जो रिसर्चर हैं या हमारे देश में जो सांस्कृतिक विषयों पर जो कमेंट्री करते हैं, उन लोगों ने गाय को भारत की इकोनॉमी का बेस भी माना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था माना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे है, किसी किसान से जाकर आप पूछ सकते हैं जो गाय पालता है। लेकिन अब जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के दौर में हम जी रहे हैं, वहां ये जो गाय है हमारी माता, वो कैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को दूर करने में हमारी हेल्प कर सकती है, आज करेंगे इस बात पे चर्चा। चर्चा क्या होगी ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ी ही रोचक चर्चा है, और इसको आज हम जो डिस्कशन करेंगे उसके पीछे लाइट है 5 जून को आने वाला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। गाय और इकोनॉमी, गाय और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इसी गाय की कहानी को कैसे लोगों तक ले जाना है, कैसे पॉल्यूशन को दूर करना है, और कैसे आगे आने वाली जनरेशन को हमें ये बताना है कि गाय हमारे लिए क्या कर सकती है। इसके लिए जो आज एक्सपर्ट, आप उनको एक्सपर्ट में कहूंगा, लेकिन उससे पहले अनसंग हीरो भी कहूंगा। ज्यादातर सोशल मीडिया पे आप देखो कि नेताओं को आप लाइक करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, फिल्मी हीरो हीरोइंस को देखते हैं, IPL के क्रिकेटर्स को देखते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन ऐसे अनसंग हीरो जो वास्तव में सोसाइटी के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं, उनके बारे में अभी किसी को पता नहीं। लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो वास्तव में इस सोसाइटी के लिए और देश को विकसित बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आइए मिलाते हैं आपको ऐसे ही अनसंग हीरो डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी से। जय गौ माता।
नमस्ते सीताराम जी, जय गौ नमस्कार। माता। नमस्कार मैं आपके बीच में और व्यूअर्स के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा जी। और आपसे ही ओपनिंग कमेंट चाहूँगा कि पहले तो आप गाय के बारे में बताएँ और फिर धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप ये बताएँ कि गाय हमारे लिए क्या कर सकती है और आप क्या वर्क कर रहे हैं? सबसे पहले तो देखिए, गाय के लिए 2 लाइन जो बरबस आपके कहते ही और मेरे मानस में आ गई कि गाय जीव नहीं जीवन है, और गाय प्राणी नहीं प्राण है हमारी संस्कृति का, हमारे आधार का। अंग्रेजी में भी जो नाम दिया है COW, ये बहुत अच्छा नाम दिया है। अंग्रेजों ने तो दिया इसको, पर हमने बहुत अपने अच्छे तरह से इसको किसी ने एलाबोरेट किया। मैंने भी सुना और मैं आपके माध्यम से आप अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। COW सेंटर ऑफ वेलफेयर, कल्याण का केंद्र है ये गाय। बहुत सुंदर। और आपने देखा होगा पुराने समय में भी बात करें तो घर में 3 सुरक्षा चक्र हुआ करते थे। घर के आंगन में तुलसी का पौधा, घर में रसोई, जब तक रसोई रही जीवन में रस रहा, और जिस दिन से किचन आई किचकिच हो गई, किच-किच हो गए। है ना, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और तीसरा, घर के आंगन में गाय का बंधा होना, ये हर घर का एक सिस्टम था। बट आज स्थिति क्या हो गई, रसोई का स्थान किचन ने ले लिया। घर के आंगन में ठीक है, अभी भी कुछ लोगों के तुलसी के पौधे मिल जाते हैं, बट घर से गाय गायब हो गई। गाय-गाय। और कहीं ना कहीं मैं जैसे भी चाहे वो चला रहे हैं, पर फिर भी उन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि कुछ लोगों ने इनको गौशालाओं में ला करके एक जगह एकत्रित किया, तो कम से कम गाय बंधी रही। प्रोटेक्शन बावजूद उसके भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है कहते हुए, 50 लाख से ज्यादा गोवंश आज भी सड़कों पर है भारत में। 50 लाख से ज्यादा, ये 2021 की जनगणना के आधार पे अब तो शायद 1 करोड़ हो गया होगा। अब जिसको हमने मां कहा वो दर दर की ठोकरें खा रही है, तो फिर हमारी जिंदगी भी वैसी हो गई है। यदि हमें अपनी जिंदगी पटरी पे लानी है तो वापस, जैसा अभी आपने एक लाइन बहुत अच्छी कही थी कि गाय की पूंछ पकड़ लो बैतरणी पार कर जाओगे, वो बैतरणी तो पता नहीं पार होगी कि नहीं, लेकिन ये जीवन सहजता से निकल जाए, इसकी गारंटी गोमाता के बिहार पे मैं दे सकता हूं आपको। यदि हमने गाय की पूंछ पकड़ने का मतलब केवल पूंछ नहीं पकड़नी है, उस गाय को हम अपने जीवन में अपना ले। और गाय के 5 गव्य, जिसपे मुझे सौभाग्य मिला MD पंचगव्य करने का, भारत सरकार एक कोर्स करवाती है जहां अकेले गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाने मैंने सीखे। उन गव्यों को यदि किसी न किसी रूप में 1 गव्य भी प्रति भारतवासी यदि अपने घर में काम में लेना शुरू कर दे, तो मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं सर, किसी गाय को किसी दान की जरूरत नहीं होगी और सड़कों पर गाय घूमती नजर नहीं आएगी। तो सड़कों पर गाय घूमती नजर नहीं आए, हमारी भी यही सोचना है, जी। क्योंकि समाज का जो सोच है अब कि पूजा तो करेंगे लेकिन उसके बाद गाय को ही लात मारेंगे। बिल्कुल मैं कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ। बिल्कुल सच। अब मैं अगले स्टेप में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पंचगव्य की बात करी, एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो गाय के ऊपर तो कर ही रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी का वर्षों तक आधार रही है। साथ में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 5 जून को, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो रियल में कुछ ऐसा सोसाइटी को मैसेज मिले कि एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कैसे करना है। आपने, जब हमारी बात हुई थी पिछली बार डिस्कशन हुआ था, तो आपने बताया एक बहुत बड़ी समस्या कि अंतिम संस्कार के लिए अब लकड़ियां अवेलेबल नहीं हो पा रही जी। तो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां अवेलेबल नहीं हो पा रही क्योंकि पेड़ों की कमी है, पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं। तो वो कुछ आप डेटा हमको बताएं और आपने क्या इनोवेशन किया है वो आप स्वयं बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी आपने बात की शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है पूरी दुनिया में, जिसको देखो सब ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा कर रहे हैं। बट कोरोना काल का मैं धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कोरोना आफत आई, लेकिन हम कहते हैं आपदा में अवसर यदि निकालने का मौका आपको मिल जाए तो वो आपदाएं भी वरदान साबित हो जाती हैं। और मेरे साथ तो ये सौभाग्य, मैं ठाकुर जी का भी धन्यवाद देता हूँ, गौमाता का धन्यवाद देता हूँ कि उनके गव्य मैंने जीवन में अपनाए हुए हैं, तो शायद उससे वो बुद्धि कुछ काम की कि कोरोना में लगभग 1.5 महीने हम लोग सब घरों में कैद थे, छतों पे बैठने का मौका मिलता था। उन दिनों में मुझे भी सौभाग्य मिला तो 2 चीजें अनायास ही देखने को मिली। एक तो आकाश में तारे साफ नजर आए, जो अमूमन जयपुर जैसी जगह पे नजर ही नहीं आते ड्यू टू पॉल्यूशन। और एक अखबारों में मैंने खबर पढ़ी सर कि लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से हजारों शवों को नदियों में बहा दी। अच्छा। तो थोड़ी सी मन में पीड़ा हुई कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियां मिल गई, कल को नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार, जिसको 16 संस्कारों में से अंतिम प्रधान माना जाता है, क्या हम करना ही बंद कर देंगे? और वहीं से इस जर्नी की शुरुआत हुई और एक अभियान प्रारंभ हुआ कि क्या विकल्प हम दे सकते हैं। तो उस पर उन दिनों में थोड़ा सा रिसर्च करने का मौका मिला और बड़े चौंकाने वाले तथ्य आए कि अंतिम संस्कार जैसे कार्य में प्रतिवर्ष 1 करोड़ अंतिम संस्कार लगभग भारत में होते हैं। 1 करोड़, हाँ ये जी। ऑफिशियल डेटा हाँ है। जी, हाँ जी। और
हर अंतिम संस्कार में 2 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं, तो 2 करोड़ पेड़ों को काट के जलाते हैं, जिससे 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज एमिशन होता है इंडिया में। और कार्बन मोनोऑक्साइड, जी सल्फर जी डाइऑक्साइड, बहुत सारे बहुत सारी SO2 है, NO है, MOX है, बहुत सारी गैसेज है, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए मेन मानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का इंपैक्ट आता है। तो 90 लाख टन CO2 का जब एमिशन होता है, तो आप सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट डल रहा होगा। अब 2 तरीके थे, या तो मैं मोक्षधामों पर सब जगह जाकर के कहूं लकड़ियों से अंतिम संस्कार बंद करो, तो लोग पकड़ के मारेंगे, सनातन का विरोधी आ गया। और दूसरा तरीका था कि गाय इसमें अपनी भूमिका कैसे निभा सकती है। तो जब मुझे 2015 में MD पंचगव्य करने का सौभाग्य मिला, तो वहां पे मैंने देखा कि गोबर से तो भयंकर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो मैं चूंकि गौशालाओं से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं एक गौशाला से जुड़ा हुआ हूं, वहां मैंने निवेदन किया कि गोबर के जो ढेर लगे हैं, भैया एक मशीन आती है, 40-50 हजार रुपए की मशीन आ जाती है, अच्छा, उससे आप लकड़ी बनाओ, उसको नाम गोकास्ट दिया गया था, ये बनाओ और इसको कुछ काम में लो आप। तो उन्होंने मेरी बात मानी भी, वहां लकड़ी बनानी शुरू की, और उससे उस समय अंतिम संस्कार भी शुरू हो गए थे। ये 2016-17 की बात है। 2020 में जब कोरोना आया, तो मैंने वहां फोन करके पूछा कि भैया वो लकड़ी से अंतिम संस्कार करा रहे हैं? कि बोले हाँ। उनका कितने? बोले 12 से 15। तो उनका जयपुर में कितने होते? बोले ये जानकारी नहीं है। निगम में मेरे मित्र हैं, डिप्टी मेयर साहब के PA थे, वो मित्र थे, मैंने उनसे डेटाबेस लिया। उनका भैया मुझे बताओ सही। बोले मुझे 1 दिन का टाइम दो। नेक्स्ट डे उन्होंने मालूम करके बताया कि 152 मोक्ष धाम है जयपुर में, और 140 से 150 फ्यूनरल पर डे होते हैं। अच्छा, 4,500 फ्यूनरल, यानी जयपुर में 9,000 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं एवरी मंथ, एक सिटी में। हाँ एक सिटी में। तो पूरे इंडिया में तो 2 करोड़ है ही है। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए। अब थोड़ी सी जब मैंने मोक्ष धामों पे जाके बात की, तो सब लोगों का नेगेटिव रेस्पॉन्स कि नहीं गोकास्ट अच्छी नहीं है, बेकार है, क्या करना है। नेगेटिव रेस्पॉन्स किस वजह से जी, अब मैंने घर आके सोचा, अगर 100 के 100 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, इट मींस फिर चीज में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मैंने इस पे रिसर्च करनी शुरू की, तो पता चला कि एक बॉडी की बर्निंग के लिए 3000 ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू वाला वुड चाहिए, GCV बोलते हैं उसको, जलाने की क्षमता। तो गोबर का GCV वो 2500 से 2800 है। तो नॉर्मल बॉडी का फ्यूनरल तो हो जाता है, लेकिन जैसे कोई कैंसरस बॉडी या जिनके लाइफ टाइम एंटीबायोटिक चलते हैं, अच्छा, उनकी नसें रिजिड हो जाती है, तो फिर वो चिपक जाते हैं, डले बन जाते हैं। अब वो अस्थियां लेने के लिए अगर लास्ट में लकड़ी से तोड़ करके लेना पड़े, तो हर किसी का मन विचलित होता है। तो मुझे लगा इसको अपग्रेड करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो कोरोना में ही उन दिनों में वो PPE किट पहन करके, और मैंने भ्रमण शुरू किया गोमाता के ढोक लगा के कि मैं तो भटक रहा हूं, आपका काम है, आपका काम होना है, आप जानो और आपका काम जाने। क्यों कोरोना से घर से निकल, मेरे भी घर वाले बड़ा डांटते थे कि इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है तुम्हें। मैंने कहा जी ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ, गोमाता का काम कर रहा हूँ, सुरक्षा करें। और आप निश्चित मानिए सर, छींक तक नहीं आई मुझे। तो मतलब इतना घूम लिया मैं, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, नागपुर गया, भोपाल गया, इंदौर गया, और वहां मैंने अंतिम संस्कार की विधियां जानी। तो मुझे पता चला आज भी 98% ट्रेडिशनली होता है, 2% इलेक्ट्रिक या गैस वाले हैं, और लोग उसमें इसलिए नहीं जाना चाहते, उसमें कपाल क्रिया नहीं होती है एक तो, अच्छा, जो हमारा अंतिम संस्कार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इलेक्ट्रिक कहते हैं हाँ, उसमें तो जब दिया तो वो इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो बिल्कुल राख बन जाती है, अस्थियां भी नहीं मिलती है, और कपाल क्रिया तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो मुझे लगा रिचुअल भी हमारी मेंटेन रहे, क्योंकि बच्चे वैसे ही धीरे धीरे इन सबसे दूर हो रहे हैं, संस्कृति भी हमारी मेंटेन है और संस्कार भी मेंटेन रहे, और टेक्नोलॉजी भी हम शामिल कर लें। तो उसके बाद मुझे लगा, मैं फिर घूमते घूमते मैंने कहीं ब्रिकेट बनते देखे, तो ये पराली वगैरह इससे बनते हैं। मुझे लगा इसको हम अपने इसमें कैसे काम ले सकते हैं, क्योंकि वो एग्री वेस्ट से बनता है। अब एग्री वेस्ट से बनी हुई लकड़ी से कई बार लोग डिनाई करेंगे, तो उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए यहां आया। मैंने 2-4 जगह यहां घूमा, तो एक फैक्ट्री मुझे मिली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इसमें गाय का गोबर और हवन सामग्री मिला के मेरे लिए एक प्रोडक्ट बना दे, मैं आपको आपका चार्ज दूं। हवन सामग्री भी इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हवन सामग्री मिलते ही वो वैल्यू एडिशन हो गया और चीज प्योरीफाई हो गई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं आज भी, और ठाकुर जी की कृपा थी तो व्यवस्थाएं बनती चली गई। वो लकड़ी बनाई, कोरोना में लगभग 500 फ्यूनरल मैंने फ्री करवाए सर। 500? हाँ, अब फ्री का एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इंडिया में कहते हैं ना फ्री में तो जहर भी मिल रहा हो तो लेके रख लेंगे, बोले मेरे नहीं तो पड़ोसी के ही काम आएगा। तो लोगों ने, हालांकि अपना कोई उद्देश्य नेताओं की तरह फ्री बांटना नहीं था, पर एक बात मेरे मन में गहरे से और बैठी हुई थी। मैं पहले 8 साल मैंने ग्रामीण परिवेश में गुजारे, मैं गांव से हूं, तो वहां पे आज भी सर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो लोग 5-5, 7-7 कंडे और लकड़ियां ले जाते हैं। लकड़ी के नाम पे वहां पैसा नहीं देना पड़ता। शहरों में हम व्यापार करते करते इतने मशगूल हो गए कि मरने वाले की लकड़ी भी बिक रही है। तो मन में एक पीड़ा थी कि हम कहते हैं ना, चिता की लकड़ी देना पुण्य का काम है, तो क्या हम लोगों को इस भावना से जोड़ सकते हैं, और कुछ लोग जो कैपेबल है वो कंट्रीब्यूट कर दे, तो ये फ्यूनरल की लकड़ी सबको फ्री मिले। उस भाव से मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया, और देखते देखते हजारों लोग मेरे साथ जुड़ गए। और वहां भी हमने एक सिस्टम रखा, एक अंतिम संस्कार का जो भी अमाउंट हम कंट्रीब्यूशन लेते हैं,
बदले में उतनी ही एमआरपी वैल्यू के प्रोडक्ट हम उनको भेंट के रूप में। अच्छा। तो उसका एक प्लस पॉइंट है, हमें लेते हुए झिझक नहीं होती, देने वाले को अहम नहीं आएगा, और एक भाव जुड़ जाता है कि उनके घर में गाय के गव्य आशीर्वाद के रूप में पहुंच गए। ऐसे हमने 4-5 तरह के प्रोडक्ट बनाए और बना करके लोगों के घरों तक पहुंचाने शुरू किए। अभी आपके यहां पर भी अगर आप कहेंगे तो मैं माध्यम पे दिखाना चाहूंगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो देशी गाय के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिला करके लघु यज्ञ हमने नाम दिया, क्योंकि बड़ा यज्ञ करने का लोगों के पास वक्त नहीं है। इसको स्टिक को जलाएं, आधे घंटे लगभग ये जलती है, और एक स्टिक अगर 10x10 के रूम में जल गई तो 12 घंटे तक इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है। अब अगर रोज घर में यज्ञ होने लग जाए, सुबह और शाम दोनों टाइम, तो वो घर तो वैसे ही ठाकुर जी का मंदिर बन जाएगा। ऐसे हम 12 बॉक्सेज, 500 एमआरपी का एक बॉक्स होता है, बट चूंकि हम कह रहे हैं बेच नहीं रहे, हम तो भेंट में दे रहे हैं, तो 760 यज्ञ और 2 पेड़ बचाने का पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है जो हमारे इस छोटे से अभियान में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे हजारों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये परंपरा लंबी चले, सेल्फ सस्टेनेबल बने, इसके लिए हमने 3 साल पहले, लगभग 6 से 7 साल मुझे इस अभियान में हो चुके हैं, 3 साल पहले हमने अप्लाई किया था। स्विट्जरलैंड जिनेवा में गोल्ड स्टैंडर्ड है जो कार्बन क्रेडिट पे काम करता है, वहां हमने अप्लाई किया, और विश्व का पहला प्रोजेक्ट गोमाया बन चुका। हमने नाम इसको गोमाया दिया है क्योंकि ये पूरी दुनिया गाय की माया है, उसी की माया के अंतर्गत है। गोमाया हमने वन वर्ड नेम दिया इसको, अभियान को, हमारे मिशन को, और वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट बन गया जो पूरे विश्व में अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए अप्रूव हो चुका है सर। तो कार्बन क्रेडिट, मैं चाहूंगा व्यूअर्स इसके बारे में पढ़ें, और कार्बन क्रेडिट का क्या इंपॉर्टेंस होता है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन में। अब अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो गौकास्ट आपने बनाई, उसका मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे करते हैं, उसकी शेप साइज कैसी होती है, और कितना उसका प्रोडक्शन है, और कैसे जो कॉमन पीपल है आप तक एक्सेस कर सकता है, वो मिल जाए। जैसा आपने पूछा कि ये क्या है, पहले तो इस प्रोडक्ट का मैं नाम बता दूं। वो तो गोकास्ट है जो जनरली सब गौशालाएं बनाती हैं, उससे एक अपर ग्रेड का हमने बनाया गोमय समिधा। गोमय का मतलब गोबर, संस्कृत में गोमय गोबर कहते हैं, और समिधा का मतलब इतनी पवित्र लकड़ी जो यज्ञ में काम आती है, समिधाएं डलती है यज्ञ में, तो इसको हमने नाम दिया, और पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया भारत सरकार में, गवर्नमेंट गजट में पब्लिश हो चुका है, और बहुत जल्दी इसका पेटेंट भी आने वाला है। पेटेंट करवाने के पीछे मकसद ये नहीं था कि हमें कोई मोनोपोली करनी है, बट मिसयूज नहीं हो चीजों का, इसलिए एक हमने कहा कि आईपी राइट जरूर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसको एज ए स्टार्टअप हमने स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड करवाया। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि जहां एमएनआईटी जैसी जगह पे जहां 99% टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं, कोई ड्रोन के, कोई आईटी के, वहां ये गोबर का स्टार्टअप एकमात्र ऐसा है जो जिस भी कंपटीशन में गया, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का, चाहे स्टेट लेवल का, चाहे नेशनल लेवल का, हर जगह इस आइडिया को फर्स्ट प्राइज मिला। अच्छा। और टाई ग्लोबल ने कंपटीशन करवाया, उसमें वर्ल्ड के टॉप 40 इनोवेटिव आइडिया में इसको सेलेक्ट किया। टॉप 40? हाँ जी, टॉप 40 आइडिया जो है वर्ल्ड के, विश्व के पूरे। और कार्बन क्रेडिट में मैंने कह दिया कि विश्व का पहला प्रोजेक्ट बन चुका है जो गोल्ड स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड हो चुका है। अब प्रोडक्शन की जब बात आई तो पहले मैंने गोकास्ट पे ही जब रिसर्च किया था तो वहां मुझे प्रोडक्शन में भी दिक्कत आई, क्योंकि वो 50,000 की मशीन आती मात्र, उसमें 2,000 किलो गीले गोबर से 10 घंटे में लकड़ी बनती है, सूख के वो 25% रह जाती है, यानी 500 किलो। अब मुझे अगर जयपुर के अंतिम संस्कार केवल गोकास्ट से कराने होते तो मुझे 90 तो मशीनें चाहिए थी, 270 लोग चाहिए थे, बीघाओं में जमीन चाहिए थी, फिर गर्मी में उसको सूखने में 5 दिन लगते हैं, सर्दियों में 8 दिन लगते हैं, और बारिश में वो बनती नहीं है, गुबरेला खा जाता है। तो मेरे लिए चैलेंज था कि अगर गोबर वाले में हमने स्टार्टअप किया तो पहली स्टेज में फेल हो जाएगा, तो उससे ओवरकम करने के लिए ये जो ब्रिकेट्स बन रहे थे, इसमें हमने गाय का गोबर और हवन सामग्री मिलाई, और इसका प्रोडक्शन जो है 25,000 किलो पर डे का प्रोडक्शन, 25,000 किलो पर डे का प्रोडक्शन है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, और इधर ये निकलती है, इधर काम में ले लो, बिल्कुल सूखा हुआ निकलता है, कोई सुखाने की जरूरत नहीं, कोई मेन पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेबर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय काम में। तो यहाँ सेटअप जरूरी है, महंगा लगता है, 2 करोड़ रुपए का इसका सेटअप लगता है, बट जितना प्रोडक्शन इसका है उस कंपैरिजन में वो कॉस्ट कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हमने इसका पूरा प्लांट सेटअप किया, काला डेरा है जयपुर के पास में, वहां इसका प्लांट है और प्रोडक्शन होता है। और नगर निगम से फिर हमने एमओयू किया। ये भी बड़ी रोचक कहानी है, आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा। बिल्कुल बताइए। जब मैं मोक्ष धामों पे घूमा तो मुझे नेगेटिव जब आया तो वाकई जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि वो जीसीवी कम होने की वजह से बॉडी की बर्निंग नहीं होती है। सेकंड डर उनका ये भी लगा, वो लकड़ियां बेच करके कुछ पैसा कमाते हैं, तो वो व्यापार भी उनका ठप हो रहा था। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके गोकास्ट का विकल्प तो दे दिया समिधा,
और उनकी एक राशि निर्धारित की, क्योंकि देखो वो लोग मेहनत करते हैं, वो भी 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनके लिए हमने एक राशि निर्धारित कर दी कि मिनिमम अंतिम संस्कार पे हम तो लकड़ी फ्री दे रहे हैं, पर आपको आपकी मेहनत, क्योंकि आप पूरा काम करते हैं, वो राशि हमने मोक्षधामों पे निर्धारित कर दी। तो अभी कोई भी करता है तो ये लकड़ी तो उनको फ्री मिल जाती है, बट उनकी राशि उनको देनी होती है, जो देना भी चाहिए सामान्यतः। अब मैं अपने इस आइडिया को लेकर निगम में गया, मैं डिप्टी मेयर साहब से मिला, मैंने कहा तो उन्होंने कहा गुप्ता जी आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर सामान्य तो होता है कि थोड़ा सा इसको और बढ़ाओ, लोगों तक आए, तो आपसे हमसे क्या चाहिए? तो मैंने कहा जी मुझे मोक्ष धामों पे जगह चाहिए, कारण क्योंकि जब तक आपकी चीज वहां दिखेगी नहीं तब तक काम में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा यार थोड़ा सा टिपिकल होता है, सरकार से जमीन लेना इतना आसान नहीं है, पर आप इस काम को थोड़ा सा बढ़ाओ। मैं घर आ गया, मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, मैं अगले दिन फिर पहुंच गया। वो बोले यार आप तो फिर आ गए। तो मैंने बोला सर मैं दूसरे काम के लिए आया। उनका क्या? उनका जी 7 दिन बाद में होली, ये बात है 2021 की सर। अच्छा। मैंने कहा 7 दिन बाद होली है। अब मुझे लगा संविधा तो मैंने काम ले ली, वो जो गोकास्ट बेचारी गौशालाएं बनाई उनका भी तो नुकसान हो जाएगा, उसको हम कैसे काम लिवा सकते हैं? तो मैंने कहा सर 7 दिन बाद में होली है, अगर इस बार होली का दहन गोकास्ट से हो जाए कि क्या करोगे, कितना कर दोगे? मैंने कहा 500 जगह हम दे सकते हैं, हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा जी पूरे मीडिया और व्यापार संगठनों की और इन सब पार्षदों की इनकी मीटिंग बुला दो, 10 मिनट हमारा प्रेजेंटेशन हो जाए, हम गौशाला वालों को भी 4-5 को बुलाएंगे और ये काम। तो उन्होंने वो बात मेरी सुनी, अगले ही दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई और मुझे आपको बताते हुए दिनकर जी बड़ी खुशी होती है, 2021 में 500 जगह का टारगेट हमने रखा था, 2100 रुपया चार्ज रखा हमने होम डिलीवरी सहित। 150 किलो गोकास्ट हम उसमें पहुंचाते थे और वीडियो से सबको बता दिया भाई कैसे जलानी है। 2021 की होली पे 750 से ज्यादा जगह गोकास्ट से होली का दहन हुआ जयपुर में। एक ही दिन में 15 से 16 लाख रुपए गौशालाओं में पहुंचा और उसके बाद 2022 में 1550 जगह, 2023 में 2650 जगह, 24 में 3000 जगह, 25 में 5000 जगह और अब तो लगभग राजस्थान के 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें एवरी ईयर गोकास्ट से होली का दहन परंपरा बन चुका है। रियल में जो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए जी, वो हमारे त्योहारों, सामाजिक संस्कारों और इस तरह की बातों से ही हो सकता है, केवल किताबें पढ़ने और भाषण देने से जी नहीं हो सकता। मैं भी बहुत ही हमारे स्टूडियो की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना बड़ा ये इनिशिएटिव लिया। जी। तो अगली जर्नी फिर इसके बाद जब होलिका दहन वाला प्रोग्राम, होलिका दहन हो गया, पर मेरे मन में टीस वही थी कि मुझे निगम से जगह चाहिए। कोइंसिडेंटली 1.5 महीने बाद में डिप्टी मेयर साहब के फादर शांत हो गए। पीए साहब का फोन आया कि अगर आज उस लकड़ी से आपने करवा दिया तो फिर बात, क्योंकि कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा है इसमें रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आज नहीं जला तो भैया कल जला देना, तो घबराते हैं लोग बाग, डरते हैं। हमें भी पहला फ्यूनरल करने के लिए 3 महीने इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि नॉर्मल लोग तो सुनते ही नहीं थे। प्रैक्टिकली पहली बार तो अनक्लेम डेड बॉडी लेने के लिए 3 महीने तक हमको वेट करना पड़ा, पर जब वो मिली और उससे हो गया, हम भी कॉन्फिडेंट हो गए और लोग भी कॉन्फिडेंट होने शुरू हुए। डिप्टी मेयर साहब के फादर का वो फ्यूनरल हुआ, मैं थोड़ा सा डर के मारे गया नहीं उस दिन, का पता नहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, बट पीए साहब से पूछा और उन्होंने कहा परफेक्ट हो गया। 15 दिन बाद में डिप्टी मेयर साहब का फोन आ गया कि अब बताओ गुप्ता जी क्या चाहते हो? मैंने कहा वापस मेरी वही डिमांड है। बोले यार चलो फाइल लगाओ, होगी जो देखेंगे। मैंने भी उनको कॉन्फिडेंस से कहा सर आप तो फाइल लगाओ, गोमाता का आशीर्वाद ये काम होगा, आप और हम करने वाले हैं ही नहीं, वो कर रहे हैं, हम तो माध्यम है। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 25 डिपार्टमेंट में फाइल घूमी, क्योंकि सरकार जब जमीन देती है सारे बाल की खाल निकालती है, बट 6 महीने के अंदर अंदर उनका प्रयास रहा, उनका आशीर्वाद रहा और बहुत लोगों का सपोर्ट रहा कि हम भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन बन गए जिसने 11 मोक्षधाम एमओयू किया रिटर्न निगम से और 11 मोक्षधाम एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने लिए। अच्छा। और B2 बाईपास पे अगर आप कभी उधर से गुजरे होंगे, एक डुप्लेक्स सा बना हुआ है, गोबर का पेंट है, गौमय भवन लिखा हुआ है, उसको हमने वेयर हाउस बनाया और वहां पे हमने ये लकड़ी रखनी शुरू की और एक बोर्ड लगा दिया, सभी के लिए निःशुल्क है। क्योंकि हम केवल ये कहें कि गरीब के लिए है और अमीर के लिए नहीं है। किसी की डेथ हो जाए तो आप किसी से उस समय पूछ नहीं सकते आप ITR कितनी भरते हैं या आप अमीर हैं या गरीब हैं। हमने कहा हमें तो सबके लिए निःशुल्क देनी है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं लेना चाहते, तो हमने कहा आप तो आज लीजिए, एक कंट्रीब्यूशन आप कर दीजिए, आपके माध्यम से किसी और को मिल जाएगा। तो ऐसे लोग जुड़ते चले गए और ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये काम आपका नहीं है, वो गाय और उसकी जो प्रेरणा है वो ईश्वरीय काम आप कर रहे हैं, वो अपने आप करवा रहे हैं। तो रियल में जो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम होती है, वो केवल भाषणों तक और किताबों को पढ़ने तक या अखबारों में लेख लिखने से नहीं होती। ऐसे जो अनसंग हीरो हमारे समाज में हैं, डॉक्टर सीताराम जी जैसे, जो रियल में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं और जो रूरल इकोनॉमी की बात जो की जाती है, जो लोकल इकोनॉमी की बात की जाती है, उसको भी एनहेंस करने का काम कर रहे हैं।
तो आप इनसे कैसे मिल सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हम अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब आते हैं एक और प्रश्न पर आपके। आप हमारा जब डिस्कशन हो रहा था, तब आपने एक बुक जो लिखी है उसके बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। व्यूअर्स, वो बुक भी बड़ी यूनिक है इनकी। कैसे यूनिक है ये तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। सबसे पहले तो ये बुक जो आप देख रहे होंगे, इसको नाम दिया गया गौमय ज्ञान सागर। गौमाता के ज्ञान का खजाना है और इसे विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ है, क्योंकि ये देशी गाय के गोबर से बने हुए कागज पर छपने वाली दुनिया की पहली किताब है। अमेजन बेस्ट सेलर का इसको 2022 में अवार्ड मिल चुका और अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बुक अपने नाम कर चुकी है। जीवन की पहली ही किताब लिखी पर गौमाता का आशीर्वाद रहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई है और अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी इसको मिला। और गौमाता के ज्ञान की ही चीजें जो 3.5 साल में मैंने सीखा एमडी पंचगव्य करके, उसकी कोशिश की कि इसमें समाहित करें और जीवन में हम फिट कैसे रह सकते हैं उसकी जानकारी हमने इसमें दी कि गौमाता से हम अपने जीवन को स्वस्थ कैसे बना सकते हैं। यदि आप अभी मुझे देख रहे होंगे, जो कहते हैं, ऐड आता है कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, वो कॉम्प्लीमेंट मुझे भी कई बार मिलता है। जीवन के 52 वसंत में पार कर चुका हूं, 53 में मैं चल रहा हूं, बट ये जो सहजता और स्वस्थता जो मुझ में नजर आती है वो गौमाता के आशीर्वाद से ही है। आपने अगर पढ़ा होगा, कभी सुना भी होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। अगर हम भगवान की बात करें तो भगवान जो शब्द बना हुआ है, वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि नैसे नीर, कहते हैं ना कणकण में भगवान है। तो कणकण में भगवान क्यों है? क्योंकि वैसे भूमि बनती है, जैसे गगन है वैसे वायु वैसे अग्नि नैसे नीर, ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से भगवान बना है, इसलिए हर व्यक्ति में भगवान है। अब गौमाता में ये कैसे है, इसका अनूठा उदाहरण आपको समझाने की कोशिश करूंगा। गाय के जो 5 गव्य हैं वो पंच तत्व के प्रतीक है। अच्छा। यदि गोबर की बात करें तो भूमि तत्व का प्रतीक है, यदि दूध की बात करें तो जल तत्व का प्रतीक है, यदि छाछ की बात करें तो आकाश तत्व का प्रतीक है, यदि गौमूत्र की बात करें तो वायु तत्व का प्रतीक है और यदि घी की बात करें तो अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये एक भी एलिमेंट यदि हमारी बॉडी में कम या ज्यादा हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। और अद्भुत बात देखिए, गौमाता के गव्यों में इतनी ताकत है, अगर आप उनको नित्य निरंतर अपने जीवन में लेते हैं तो कम है तो उसको बढ़ा देगी और ज्यादा है तो उसको कम कर देगी। छोटा सा उदाहरण देता हूं, यदि किसी का आकाशीय तत्व बिगड़ जाए, आकाशीय तत्व ये पार्ट होता है, आकाशीय तत्व बिगड़ जाए तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। उसके लिए हमारे यहाँ कहावत कही गई है कि जो भोरई मट्ठा पियतर जीरा नमक मिलाई और तासे बल बुद्धि बढ़ई सभी रोग जर जाए। जर जाने का मतलब गिरना भी होता है और जरने का मतलब जलना भी होता है। यदि सुबह रात्रि में जमाया हुआ देशी गाय के दूध को जमाया हुआ दही अगर सूर्योदय से पहले उसका मट्ठा बना करके और जीरा और नमक मिला के पीना शुरू कर दे, 3 महीने के अंदर आकाशीय तत्व ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और मेंटल हेल्थ उसकी अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगी। कैल्शियम भरपूर हो जाएगा, जिनके कम है उनके बढ़ जाएगा, जिनके बढ़ा हुआ कैल्शियम वो बैलेंस आ जाता है। तो ये गाय की ताकत है साहब, जो आपके जीवन को संपूर्ण और समृद्ध बनाती है। लेकिन हम नादानी कहें, अनजानापन कहें, हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं है। गाय को मां तो कह दिया, लेकिन हमारी माँ जो है वो दूसरों के दान पे जिंदा है। मैं कई बार पीड़ावश ये कहता हूं कि मेरी माँ अगर किसी के दान पे जिंदा है, इसका मतलब मैं बच्चा नकारा हूं। बिल्कुल। यदि हमें उस माँ का दूध, जिसका हम अपनी माँ का दूध तो हम बहुत थोड़े समय पीते हैं, लेकिन इस गौमाता का पूरी जिंदगी भर पी रहे हैं, तो उस दूध का ऋण समझ के ही हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन केवल इस रूप में दे कि कोई सा भी एक गोगव्य किसी भी गौशाला से लाइए, कहीं से भी लाइए, एक गोगव्य यदि भारत का प्रत्येक नागरिक उपयोग करना शुरू कर देगा, मैं आपसे चैलेंज कर सकता हूं, किसी भी गाय को किसी दान की जरूरत नहीं होगी और किसी भी गौशाला को 1 रुपया भी दान लेने की आवश्यकता। मैं वही आपसे बात जोड़ना चाह रहा था कि जिस बात को हम वोकल फॉर लोकल जी या लोकल इकोनॉमी, देसी इकोनॉमी की बात करते हैं, तो ये बातें तभी सार्थक हो सकती हैं जो आप कह रहे हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स को वास्तव में यूज करना शुरू कर दें। ये जो बुक मैंने आपकी देखी, बड़ी यूनिक लगी मुझे और इसका पेपर भी बड़ा यूनिक है, क्योंकि साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को के बारे में क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन ये रियल में जो साइंस का यूज़ है वो आपने किया है कि दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कैसे साइंस का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो रियल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात है वो इस बुक में दिखाई दे रही है। मैं एक क्वेश्चन इसी बुक में से पूछना चाहूँगा, जिससे कि
लोगों को लगे कि आपने कुछ साइंस भी इसमें निकाला है। इसमें कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ कि पृथ्वी और सृष्टि दोनों ही गौ माता के स्वरूप हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के सहायक और परिपूरक हैं। इसी क्रिया को आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस ने समझा और उसी प्रमाणित करने के लिए आज का सबसे बड़ा जो एक्सपेरिमेंट जिसको बिग बैंग टेस्ट कहा गया 2006 में, जो सर्न लैब में स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप कैसे इस से जोड़ रहे हैं? 27 किलोमीटर की परिधि में बहुत बड़ा मशीनरी लगाया गया था और वहां पे हाँ जी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बॉम्बार्ड करवाया गया वहां पे। अब बॉम्बार्ड जब हुआ, देखो अगर हम गॉड पार्टिकल उसका जो निकला था, एक निकली आकृति वो विष्णु जैसी निकली, एक शिव जैसी निकली, एक निकल करके गायब हुई जिसको ब्रह्मा कहा गया। तो उन लोगों ने भी माना कि गॉड पार्टिकल, और गॉड का भी देखो आप, इन्होंने कितना बढ़िया एब्रिविएशन दिया, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर। शिव, ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों अपना अपना दायित्व पूरा करते हैं। उन्होंने माना कि गॉड पार्टिकल यानी कण कण में भगवान है, लेकिन हम तो अभी जस्ट मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका, 3500 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया था कि प्रकृति के हर कण में भगवान है, जिसकी भगवान की अभी मैंने व्याख्या भी बताई। और उस गॉड पार्टिकल से दुनिया ने माना ईश्वर जैसी कोई शक्ति है और वो गाय के माध्यम से सहज सुलभ हो सकती है। क्योंकि गाय में लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा भ्रम है, 33 कोटि यानी करोड़, करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देवता है वो, 12 तरह के रुद्र हैं, 11 तरह के आदित्य हैं, 2 जो है सनत कुमार सनंदन और 8 वसु हैं। ये कुल 33 कोटि देवी देवता हैं जो गाय के शरीर में विद्यमान। कोटि का एक दूसरा मतलब प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवता जो है वो गाय के शरीर में है। यदि गाय को नमन कर लिया तो 33 देवताओं को नमन हो गया। गाय का सानिध्य ले लिया तो समस्त देवताओं का सानिध्य, समस्त भगवानों का सानिध्य। ठाकुर जी कृष्ण भगवान ने तो खुद अपनी भगवान जिनको माना और नंगे पैर गोचारण करने गए कि यदि मेरे भगवान, उनकी मां ने कहा कि कान्हा नंगे पैर कैसे जाएगा, तो बोले मेरी जितनी भी गौ माताएं हैं आप उनको पनैया पहना दो, तब तो मैं भी पहनूं, नहीं तो नंगे पैर जाऊंगा। 6 साल की उम्र में क्या ठाकुर जी का भाव था कि गौ माता को उन्होंने भगवान मान के उनका गोचारण किया और उस गौ माता का उद्धार किया। और आज भगवान की भगवान माना जाता है, लेकिन उसकी दुर्दशा ऐसी हो रही है। प्रयास है कि उसको हम थोड़ा सा ठीक कर सके। तो थोड़ा सा ही नहीं, हमें बहुत कुछ ठीक करना है। रियल में आज की जिसको जेन जी कहा जाता है, जो सोशल मीडिया के इम्पैक्ट में इतनी खो चुकी है, जिसको रियल में ये ही नहीं पता कि गाय क्या है। गाय को केवल एक एनिमल वो समझते हैं, सी फॉर काउ। लेकिन गाय आपकी इकोनॉमी को, आपके जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को किस तरह से चेंज कर सकती है, ऐसा डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी ने बताया। बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में इस बुक को पढ़कर आ रहे हैं, जिनको कभी मैं डिस्कस आपसे करूंगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ रियल में कि ये जो सारा काम, जो जैसे अंतिम संस्कार में गाय की लकड़ी का प्रयोग करना, गौकाष्ठ का प्रयोग, या जो आपका प्रोजेक्ट, एक रियल में जो इनोवेटिव जो आइडिया, इनोवेशन जिसको कहा गया, अभी सरकार के स्तर पर आपको कितना सपोर्ट किया जा रहा है और आगे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? मैं तो ये कहूंगा, देखो कई बार लोग कहते हैं कि बड़ी पीड़ा सी होती है उनको, साहब मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिला, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। मैं अगेन कोरोना का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यहां से कई लोगों की चेतना जागृत हो गई। कई लोगों को समझ में आ गया कि कब वो स्विच ऑफ कर देगा ये भी पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद से लोगों में कॉन्शियसनेस आई सर, और ये विचार तो लोगों का आया कि यार जितना बेहतर हम कर सके अपने जीवन में करें। ये मेरे लिए भी चैलेंज था, लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैं लोगों को कहूं भैया आज एक मीटिंग करनी है, अंतिम संस्कार पे बात करनी है, तो लोग कहेंगे भैया पहले जी तो लेने दो, उसके बाद बात करना, क्योंकि लोग घबराते हैं। राम नाम सत्य है, लेकिन किसी की शादी में जाके बोल के देख लो, पकड़ के भगा देंगे। तो मेरे लिए चैलेंज था। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूं, तो मैंने इसके लिए 51 पंचकुंडी यज्ञों का संकल्प लिया और 45 पंचकुंडी यज्ञ जयपुर में अलग अलग कम्युनिटीज में करवा चुका। वो भी सब निःशुल्क होते हैं। हम उनसे एक ही डिमांड करते हैं, बैठने की जगह, छायादार जगह, पीने का पानी, बाकी सब व्यवस्था हमारी होती है, टोटली निःशुल्क होता है। किसी में 100 लोग आते थे, किसी में 200 लोग आते थे, किसी में 500 लोग आए, और वहां हम 1 घंटा तो यज्ञ करवाते और आधे घंटे फिर मेरा लेक्चर डिलीवर होता, जहां मैं सबसे निवेदन करता आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ चर्चा करनी शुरू कर दो लोगों से कि एक परिवर्तन समाज में आ गया है। और आज उसका आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत से मोक्षधाम जयपुर में ऐसे हो गए हैं जहां लकड़ी का एक टुकड़ा भी काम नहीं लेते हैं। अब गोकास्ट या गौ में संविदा से ही अंतिम संस्कार होने लग गए। तो परिवर्तन का दौर तो सर आ गया है, ये निश्चित है। वक्त लगता है, क्योंकि सनातन सिर्फ पीढ़ियों से जो आता गया है उसको चेंज करना इतना सहज भी नहीं है। बट हाँ,
प्रयास मैंने किए तो ठाकुर जी की कृपा से सरकारी तंत्र पे खूब फायदा मिला। स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, एमएसएमई से ग्रांट मिला, नियाम भारत सरकार से ग्रांट मिला, राजस्थान सरकार से यहां से खूब अच्छा सपोर्ट मिला, आई स्टार्ट में भी मैं रजिस्टर्ड हूं, और सबसे बड़ी बात मीडिया का भी खूब सपोर्ट मिला। लगभग पिछले 4-5 सालों में 400 से ज्यादा बार मीडिया ने कवर स्टोरियों में छापा। फिर थोड़ा सा क्रेज भी था कि कुछ ऐसा करें जो गाय के काम पे कभी नहीं हुआ हो, तो पिछले 9 से 10 महीने में 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गाय और पर्यावरण के काम पे ही। तो उसमें क्या क्या सबसे पहला जो किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड का कई बार सुनते थे इसने ऐसा किया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो मुझे लगा अपना काम तो वैसे भी यूनिक है, इस पे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकते हैं। तो पहला काम हमने किया नगर निगम के साथ मिलकर के, जो लास्ट ईयर योगा डे था 22 जून को, नगर निगम और गोमाया ने मिलकर के, और यहाँ पे एक संस्था में 30 घंटे तो योग का कार्यक्रम चला नॉन स्टॉप। अलग अलग 100 से ज्यादा संस्थाएं शामिल थी, और 11.25 घंटे इसी गौमय संविदा से हमने नॉन स्टॉप यज्ञ करवाया। और उसकी अद्भुत देखिए आप ईश्वरीय कृपा मैंने महसूस की। दिन भर प्रचंड धूप थी, टेंट लगा के हमने यज्ञ किया। शाम को जब पूर्णाहुति का समय आया, अपने आप आकाश में बादल घुमड़े, और इधर तो मेयर साहिबा जलाहुति दे रही थी वो पूर्णाहुति की, और जबरदस्त बरसात। तो लोगों ने कहा कि सर आपका यज्ञ सफल हो गया। और उस दिन 2 रिकॉर्ड में एक साथ शामिल हुआ, इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने इसको दर्ज किया। उसके बाद फिर जून के बाद में अक्टूबर में इसी गौमय संविदा से रावण दहन किया हमने, प्रतापनगर विकास समिति के साथ मिलके 72 फुट का रावण बनाया, गोबर का पेंट किया, गौमय संविदा से जलाया, क्योंकि उसमें पेड़ों की लकड़ियां लगती है। अगेन उसमें 3 रिकॉर्ड मिले, इंडिया बुक, एशिया बुक और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिर उसके बाद में नवंबर में गाय के लिए पहली बार दौड़ का आयोजन किया, एक आवारी करके संस्था उनके साथ मिलके। वहां पे 25,000 लोग गाय के लिए दौड़े इंडिया में पहली बार, और 8,000 लोग ऑल ओवर इंडिया से आए। अगेन वहां पे फिर 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमको मिले, और ये सिलसिला चलने लगा। और जनवरी में हमने वो अद्भुत काम किया जो विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ था। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि तेल और घी की मात्रा कुछ कम कीजिए, है ना ये। तो उसके तहत हमने कहा कि खाने से अगर तेल घी हटा दिया जाए और तब भी खाना इतना ही टेस्टी बने, तो 23 जनवरी को, जो उस दिन बसंत पंचमी का दिन था, खंडेलवाल समाज के साथ मिलकर हमने 3000 से ज्यादा लोगों के लिए 58 तरह के आइटम बनाए जिसमें तेल और घी था ही नहीं, और 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया। तो इस तरह क्रम चला। और फरवरी में अभी हमने फिर एक हेल्थ का महाकुंभ किया, जहां 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने हमारे साथ टाई अप किया, और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें दर्ज किए गए, और 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड इसके नाम है, बुक के नाम। इस तरह कुल पिछले 9 से 10 महीने में गौमाता के काम पे, गोबर के काम पे, पर्यावरण के काम पे 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त करने वाला ठाकुर जी का ये नाचीज बंदा आपके सामने बैठा। तो ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बनाते रहे हैं, क्योंकि आप जैसे हीरो हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं, तो जो हमारे जो जेन जी है, स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं, उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं जाते जाते वही, क्योंकि जेन जी एक ट्रेंडिंग वर्ड अभी बना हुआ है, आप जेन जी स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बातें अगर उस जनरेशन तक नहीं पहुंचे तो वो आपका जो नॉलेज का सिस्टम है वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उस आपकी नॉलेज को जब तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो आगे वाली जनरेशन भी इन बातों से इंस्पायर नहीं हो पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 4 या 5 बातें हमारी न्यू जनरेशन को आप एज अ मोटिवेशन प्रोवाइड। राइट, पहली चीज तो ये देखो, पहले का समय था, और वास्तव में समय बदलता रहता है, परिप्रेक्ष्य बदलते हैं, समय बदलता है। पहले शुरुआत में तो देवो और भूल जाओ, तो जिसको दान कहा गया, जो बढ़िया माना जाता था, और धन की 3 गतियां होती भी थी कि पहला है भोग, दूसरा दान, और फिर तीसरा नाश। नहीं करेंगे तो जैन जी अब इन चीजों से सहमत नहीं है, परिप्रेक्ष्य बदल गया है। वो ये कहते हैं व्हाई शुड आई गिव दैट, मैं क्यों दूं, मुझे क्या मिल रहा है बदले में। हमने इस पूरे अभियान में जोड़ा यही, एक तो बेचने से हर आदमी त्रस्त है ना। चीजें तो दुनिया में बहुत बना रहे हैं, पर वो बेचना होता है ना, उससे बड़े परेशान है। हमने एक तो बेचने का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ कोई भी, क्योंकि तो अमूल्य है, गोमाता के गव्य अमूल्य है, हमने बेचने का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। बट बिना इकोनॉमिकल सर्कुलर के कोई चीज चलती भी नहीं है। हमने एक बार्टर सिस्टम बनाया कि यदि हमारी गौमाता और इस अच्छे पर्यावरण के काम के लिए आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करेंगे, बदले में हम उतने ही एमआरपी वैल्यू के आइदर गौमाता के प्रोडक्ट या हेल्थ सर्विसेज हैं वो आपको भेंट में देंगे। तो जैन जी का मेरे साथ बहुत मेरा सौभाग्य है, उन लोगों से मेरा बहुत तारतम्य होता है। जयपुर की लगभग 20 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हर साल जब नए बच्चे आते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज मुझे बुलाती हैं स्पेशली, और मेरी निःशुल्क सेवाएं होती हैं उनके लिए। बट मेरा भाव होता है ऑल ओवर इंडिया से उसमें बच्चे आते हैं, उन बच्चों तक मैं अपनी बात पहुंचाता हूं कि वक्त आ गया है, आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य आप हैं।
और आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और 1 लाख युवा हमें आने वाले दिनों में इस मिशन में चाहिए, जिनको रोजगार भी मिलेगा, सेवा भी कर पाएंगे और आने वाले भविष्य को भारत के को बेहतर बना पाएंगे, वैश्विक स्तर पे बना पाएंगे। उसका पूरा उपयोग हमने इसमें किया हुआ है। जैन जी को केवल इतना कहना चाहूंगा, कहते हैं 7 तरह के सुख हैं इस दुनिया में। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुखो सुंदर वासा, षष्टम सुखो सज्जन पासा, सप्तम सुखो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग में बहुतेरे। रावण के पास ही 7 सुख थे, राम जी के पास नहीं थे। घर छूट गया था, पत्नी छूट गई, भाई चला गया बीच में, बट रावण के पास थे। लेकिन एक ही उसने दुष्कर्म किया और पूरे कुल का नाश कर दिया। मैं जैन जी से भी निवेदन करूंगा, 6 सुख तो अभी लोगों के पास बहुत है, लेकिन ये पहला सुख नहीं है सर, फिजिकल फिटनेस नहीं है। निरोगी काया। मैं जैन जी से निवेदन करूंगा, इस पहले सुख को यानी फिटनेस पे आप ध्यान दीजिए। अगर आपका शरीर ठीक है, दिमाग ठीक है, तो दुनिया में कुछ भी कर पाएंगे। वरना आपके पास सब कुछ हो और अगर फिटनेस नहीं होगी ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 16-16 साल के बच्चों को अटैक आ रहे हैं सर, इतना प्रेशर लेके जी रहे हैं। मैं उन सब से निवेदन करूंगा, गौमाता की शरण में आओ। अगर आप रोज 15 मिनट गौमाता की पीठ पे हाथ फिरा दें, तो इतनी उसमें पावर है, वो वाइब्रेशन बॉडी में जाते हैं, बीपी दूर होने लग जाता है धीरे धीरे। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गौमाता के सानिध्य से दूर नहीं हो। निश्चित तौर पे आप जुड़ेंगे तो आने वाले दिनों में हम वो भी एक बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर डेवलप करने जा रहे हैं जहां आप हमारी गाय के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो बदले में उतने ही एमआरपी वैल्यू का बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हमारी गौमाता आशीर्वाद के रूप में आपको फ्री प्रोवाइड कराएगी। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसको आज हमने गाय से जोड़ा, मैं वापस इसी बात पे फोकस करूंगा कि आप हीरो किसको बनाते हैं। क्या हीरो वो हैं जो टीवी की स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, या हीरो वो हैं जो इस सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके एनवायरनमेंट को आपके जीने के लिए साफ रखने में मदद कर रहे हैं। ऐसे अनसंग हीरो डॉक्टर सीताराम गुप्ता, जो गाय को रियल में गौमाता समझकर आपके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम आप केवल अखबारों और किताबों में छपी हुई देखते हैं, उनको उस प्रॉब्लम को इन्होंने सेंस किया और रियल में, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं आज की लैंग्वेज में, वो इस गौ कास्ट और गौ में कास्ट के द्वारा इस सोसाइटी को कुछ उन्होंने देने की कोशिश की है। हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि ऐसे जो अनसंग हीरो हैं, जो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे कुछ सीखें। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी, कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और हम सब लोगों का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट और हमारे जैसे स्टूडियो का सपोर्ट आपके साथ है। निश्चित रूप से आगे आप हमको भी कोई अगर आप काम इस तरह का बताएंगे। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप जैसे साथियों के माध्यम से हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक ये बात पहुंचती है, तो निश्चित तौर पे आप भी बहुत बड़ी सेवा का कार्य कर रहे हैं सर। तो सेवा का मौका आज आपने जी, दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, ये था द डिटॉक्स शो, एक बड़े ही रोचक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। आगे फिर किसी पॉडकास्ट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।